प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मयंक दीक्षित, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम ब्रिटेन में संसद का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया था। लोकसभा संसद या ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन है या द्वितीय सदन है, और बताया था कि यह एक गौरवपूर्ण एक सदन है। और साथ ही हमने लोकसभा के संगठन या रचना के बारे में अध्ययन किया था। लोकसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार एवं शक्तियों का भी अध्ययन किया था, और साथ में लोकसभा के पदाधिकारी और लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका अध्ययन पुनः भी किया होगा और आपके समझ में भी आया होगा। आज हम आगे बढ़ते हुए लोकसभा के कार्य तथा शक्तियों का अध्ययन करेंगे और लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ क्या है और ये किस स्वरूप में कार्य करती हैं, आज हम इसका विशद अध्ययन करने का एक प्रयास करेंगे। और लोकसभा की क्या आलोचना हो सकती है या लोकसभा में क्या कमियां हैं उसका भी हम अध्ययन करने का आज के अध्याय में प्रयत्न करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि लोकसभा संसद का एक द्वितीय सदन है, गौरवपूर्ण सदन है, और इसके सदस्यों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उनकी नियुक्तियां किस प्रकार से होती है। आज हम लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों का विशद अध्ययन करेंगे। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करें तो लोकसभा के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार है। नंबर 1, परामर्श संबंधी कार्य। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 4, कार्यपालिक शक्तियाँ। और नंबर 5, न्यायिक शक्तियाँ। इस प्रकार लोकसभा को 5 प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई हैं। आइए अब हम इनका विशद अध्ययन करते हैं। नंबर 1, परामर्श संबंधी कार्य। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है तो सम्राट या महारानी को परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में सम्राट या महारानी लोकसभा से किसी मामले पर भी परामर्श ले सकते हैं और लोकसभा सम्राट या महारानी को परामर्श देने का कार्य करती है। नंबर 2, विधायी संबंधी कार्य या विधि संबंधी कार्य या व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। पूर्व में यह कह सकते हैं कि 1911 से पहले लोकसभा को अवित्तीय मामलों में काफ़ी अधिकार थे, काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। किसी भी साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक था, परंतु 1911 तथा 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति में अब परिवर्तन कर दिया है। सन 1911 के अधिनियम द्वारा अब यह तय हो गया कि लोकसभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए विलंबित कर सकती है। यानी इसका तात्पर्य यह है, यदि हम सीधे अर्थों में समझें तो यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा द्वारा 3 लगातार अधिवेशनों में पास हो जाए और यदि उसे अधिवेशन समाप्त होने के 1 मास पूर्व उस सदन में भेज दिया जाए और यदि उसे उच्च सदन प्रत्येक अधिवेशन में अस्वीकार कर दे तो यह प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर भी सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। और सन 1949 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया कि चाहे किसी विधेयक को लोकसभा अस्वीकार कर दे, परंतु यदि वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 अधिवेशनों में पास हो गया
और यदि कॉमन सभा के प्रथम अधिवेशन के दूसरे वाचन की तिथि तथा उस तिथि में जब दूसरी बार निम्न सदन ने इसको पास किया तो 1 वर्ष बीत गया हो तब भी वह विधेयक पारित समझा जाता है। इस प्रकार लोकसभा की साधारण विधेयक को विलंबित करने की शक्ति केवल 1 वर्ष ही रह गई है। यानी जो पहले विधायी शक्तियाँ लोकसभा को मिली हुई थी, अब वह विधायी शक्तियाँ कॉमन सभा के तुलना में कम हो चुकी है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों का हम जब बात करते हैं तो धन विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं और कॉमन सभा का स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। लोकसभा धन विधेयक को 1 मास से अधिक नहीं रोक सकती और 1 मास से अधिक देरी करने पर विधेयक को सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार लोकसभा को धन विधेयकों पर केवल 1 मास की देरी करने का ही अधिकार प्राप्त है। नंबर 4, कार्यपालिका शक्तियाँ। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है, लोकसभा नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायित्व है, परंतु लोकसभा के सदस्यों को भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। लोकसभा अपने उच्च स्तर के वाद विवाद से भी मंत्रिमंडल को प्रभावित करती है। नंबर 5, न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, कॉमन सभा को इस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकसभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, परंतु समस्त लोकसभा यह कार्य नहीं करती। यह कार्य केवल नॉन न्यायिक लोकसभा द्वारा ही किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। इस प्रकार लोकसभा के जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो 5 प्रकार की हैं। नंबर 1, परामर्श संबंधी कार्य वह कर सकती है। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ उसे प्राप्त है, लेकिन कॉमन सभा की तुलना में उसे विधायी शक्तियाँ कम प्राप्त हैं। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में वह कॉमन सभा से बिल्कुल ही शून्य है, यानी वित्तीय विधेयक या धन विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तावित होते हैं। नंबर 4, कार्यपालिका शक्तियाँ। इसके अंतर्गत लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। और नंबर 5, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत लोकसभा एकमेव क्षेत्र है जिसे न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, अर्थात कॉमन सभा से ज़्यादा न्यायिक शक्तियाँ लोकसभा को प्राप्त है। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है लोकसभा के लिए और यह कार्य केवल न्यायिक शक्तियों वाला कार्य केवल लोकसभा ही करती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए लोकसभा की आलोचना करते हैं कि लोकसभा की क्या कमियां हैं या लोकसभा कहाँ कहाँ किस रूप में असफल होती है। हम इसका अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। लोकसभा के संबंध में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों की राय में लोकसभा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ये एक अत्यधिक दोषपूर्ण संस्था है, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो लोकसभा को एक उपयोगी संस्था मानते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं, परंतु ये लोग उसे वर्तमान रूप में नहीं रखना चाहते। उनका कहना है कि लोकसभा का सुधार होना चाहिए। हम निम्न बिंदुओं के आधार पर लोकसभा की आलोचना कर सकते हैं। नंबर 1, लोकसभा अप्रजातांत्रिक है। लोकसभा अलोकतंत्रीयता का प्रतीक है या अप्रजातांत्रिक संस्था का एक प्रतीक है, क्योंकि उसकी संस्था का आधार वंशानुक्रत है जो लोकतंत्रीय प्रणाली के पूर्णतः विरुद्ध है। लोकसभा की सदस्यता का आधार लोकतंत्र के प्रमुख तत्व निर्वाचन तथा योग्यता न होकर उत्तराधिकार व नामांकन है। इसके अतिरिक्त वह इस कारण से भी अलोकतंत्रीय है कि उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसी कारण कहा जाता है कि लोकसभा अपने अतिरिक्त और किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कह सकते हैं कि लोकसभा एक अलोकतांत्रिक या अप्रजातांत्रिक संस्था है। नंबर 2, धनपतियों का गढ़। लोकसभा को हम धनपतियों का गढ़ भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों के संचालक व व्यवसायियों की ही भरमार है। ये सब निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं
और पूंजीपतियों के स्वार्थों का प्रभाव भी इस सदन में हमेशा दृष्टिगोचर होता रहता है। इस प्रकार हम इसे धनपतियों का गढ़ या किला भी कह सकते हैं। नंबर 3, अनुदारवादियों का प्रभुत्व। सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई रुकावट नहीं डालता, परंतु मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनने पर प्रगतिशील कानून के पास होने में रुकावट डालता रहता है। एक विचारक हुए हैं मेरियट, उनका कहना है कि जब रूढ़िवादी दल की सरकार होती है तो लोकसभा गूंगे कुत्ते की तरह व्यवहार करती है और अन्य अवसरों पर वह भेड़िए की तरह व्यवहार करती है। लोकसभा का केवल कार्य ये देखना है कि रूढ़िवादी दल का प्रभुत्व सदा बना रहे, चाहे उसकी सरकार हो या न हो। इस प्रकार लोकसभा अनुदारवादियों का एक प्रतीक बन करके रह गई है। नंबर 4, प्रगतिशील या प्रगतिवादी कानूनों में ये वादा डालती है। इसके कार्यों के अध्ययन से पता लगता है कि लोकसभा ने केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारों के विरोधी कार्यक्रमों में रोड़ा डाला है जो कि उदार अथवा प्रगतिशील थी। अनेक अवसरों पर उसने अनुदारवादी सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी है जिनको उदारवादियों की ओर से आने पर रद्द कर दिया गया, और उसके एक सदस्य के अनुसार वह एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदारवादी दल के एक अंग के नाते कार्य करता है। लास्की के अनुसार लोकसभा निष्पक्ष नहीं है, जो कि अपने समय में लोकतंत्र से दृष्टिकोण अपनाती हो। इसकी रचना दक्षिणपंथी कार्यनीति का आधारभूत भाग है और इसी आशय से इसे रखा भी गया है। सदस्यों की उदासीनता। जब हम इसकी आलोचना करते हैं तो एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि यह सदस्यों की उदासीनता का प्रतीक है। लोकसभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायन कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। अधिकांश सदस्य सदन की कार्यवाही में कोई रुचि नहीं रखते। सैकड़ों सदस्य ऐसे होते हैं जो लोकसभा में जबान तक नहीं खोलते। एक बार तो एक सदस्य को द्वारपाल ने सभा भवन में घुसने नहीं दिया था, क्योंकि वह यह तक नहीं जानता था कि वह व्यक्ति भी लोकसभा का कोई सदस्य है। यानी कुलीन जनों की अपने कर्तव्यों के प्रति वास्तविक उपेक्षा बड़ा भार दोष है और इसकी प्रत्यक्ष अवहेलना एक खतरनाक दोष है। एक सभा और विशेषकर कानूनों को दोहराने वाली असेंबली जो कि इकट्ठा नहीं होती और यह परवाह भी नहीं करती कि किस तरह विधेयक दोहराए जाते हैं और राजनीतिक उपकरण में दोषपूर्ण है। नंबर 6, शक्तिहीन सदन। सन 1911 तथा 1949 में संसदीय अधिनियमों के पास होने के पश्चात लोकसभा एक अशक्त सदन हो गई है। अब उसके पास धन विधेयकों को रोकने की केवल 1 मास तक ही और साधारण विधेयकों को रोकने के लिए शक्ति केवल 1 वर्ष तक ही रह गई है। इसलिए ऐसे शक्तिहीन सदन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए एक विचारक ने कहा है, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं हो तो वह उपद्रवी है और यदि सहमत होता है तो वह व्यर्थी है। इस प्रकार लोकसभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त भी कर देना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर लास्की ने लिखा है कि लोकसभा संबंधी सभी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान यही है कि देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो। इस प्रकार हम लोकसभा की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर लोकसभा एक अप्रजातांत्रिक तंत्र है, धनपतियों का गढ़ है, अनुदारवादियों का प्रभुत्व इसमें रहता है और प्रगतिशील कानूनों में यह बाधा पहुंचाती रहती है। एक अन्य आलोचना यह है कि सदस्यों की उदासीनता इसमें बनी रहती है। कई सदस्यों को तो यह भी तक याद नहीं रहता कि वो इसके सदस्य हैं, और जो इसकी सबसे बड़ी खामी है कि यह 1911 तथा 1949 के कानूनों द्वारा एक शक्तिहीन सदन हो चुका है। इस प्रकार हम उपरोक्त बिंदुओं से इसकी आलोचना कर सकते हैं। आइए हम लोकसभा की उपयोगिता पर भी अब एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि लोकसभा क्यों उपयोगी है या इसका क्या महत्व है। लोकसभा की उपयोगिता का हम
निम्न बिंदुओं के आधार पर विवेचन कर सकते हैं। नंबर 1, लोक सदन की निरंकुशता पर यह प्रतिबंध लगाता है, यानी लोकसभा सबसे ज़्यादा यदि उपयोगी है तो हम कह सकते हैं कि ये लोक सदन यानी निम्न सदन या कॉमन सभा की जो निरंकुशता है उस पर यह एक प्रतिबंध या अंकुश लगाती है। नंबर 2, पुनर्विचारक सदन के रूप में हम कह सकते हैं कि लोकसभा में पुनर्विचार होता है, यानी यदि कोई विधेयक निम्न सदन से ऊपर जाता है तो वह द्वितीय सदन में एक पुनर्विचार उस पर होता है और ये पुनर्विचार कई बार विधेयकों को सही रूप भी दे सकता है। नंबर 3, ऊंचे स्तर का वाद विवाद। कॉमन सभा की जगह हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में जो वाद विवाद होता है वो उच्च आदर्श रूप में होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के विशेषज्ञ या ऐसे पूंजीपति वर्ग बैठा रहता है जिनको कानूनों के संबंध में और इन कानून को किस रूप से लागू होना चाहिए इसमें वह अपने विचार दे सकते हैं। इसलिए लोकसभा में एक ऊंचे स्तर का वाद विवाद होता है। नंबर 4, लोक सदन के कार्यभार को कम करना। लोकसभा की उपयोगिता इस बारे में भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार होता जा रहा है या आधुनिक समय में राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। अकेले लोक सदन के लिए संपूर्ण कार्य का बोझा उठाना संभव नहीं है। इसलिए लोकसभा का कार्य है कि वह विधेयकों को सरलता के साथ पास किया जा सके और कॉमन सभा का बहुमूल्य समय बचाया जा सके। नंबर 6, विलंबकारी सदन के रूप में। लोकसभा की विलंबकारी सदन के रूप में भी पर्याप्त उपयोगिता है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह विधेयक पारित करवाने में कुछ देर कर सके, ताकि निम्न सदन जल्दबाजी में अथवा बिना जनमत जाने कोई विधेयक पास न करे। इस प्रकार विलंबकारी सदन के रूप में एक ये उपयोगिता भी इसकी होती है। नंबर 7, शांत वातावरण में विचार। लोकसभा एक उपयोगी सदन है और इसकी एक अन्य उपयोगिता यह है कि इसमें वातावरण कॉमन सभा की अपेक्षा शांत रहता है। अतः इसमें प्रस्तावित विधेयकों को गुण दोषों के आधार पर विचार विमर्श करके पास किया जाता है और यहाँ पर शांतिपूर्वक और ठंडे वातावरण में कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार लोकसभा में कई दोष होते हुए भी ये एक उपयोगी संस्था है। एक विचारक हुए हैं बेजोड़, उन्होंने कहा है कि लोकसभा की उपयोगिता के बारे में हम कह सकते हैं कि एक आदर्श निम्न सदन स्थापित हो जाने पर यह निश्चित है कि उच्च सदन का कोई मूल्य नहीं है। यदि हमारे पास एक ऐसी आदर्श कॉमन सभा हो जो पूर्ण रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो, सर्वदा नरम विचारक हो, उत्तेजना और गर्म विवादों से दूर हो, अपना कार्य धीरे धीरे करती हो ताकि ठीक से विचार हो सके, तो यह बात पक्की है कि हमें उच्च सदन की कोई उपयोगिता या आवश्यकता नहीं है। परंतु ये बातें किसी भी सदन में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के विरोधी भी यह कहने पर विवश हो जाते हैं कि लोकसभा को समाप्त नहीं अपितु संशोधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज के अध्ययन में हमने लोकसभा के बारे में और लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य के बारे में अध्ययन किया, लोकसभा की आलोचनाओं के बिंदुओं का भी अध्ययन किया और लोकसभा की उपयोगिता क्यों है इसका भी अध्ययन हमने किया। तो हम इस प्रकार लोकसभा का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही इसे महत्वपूर्ण समझते हुए स्मरण भी रखेंगे। अगले अध्याय में हम इसी पेपर का सेकंड पेपर का BA सेकेंड ईयर का विधि का शासन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।